नमस्ते एवरीवन। ट्रू आईएएस में आप सभी का वेलकम है। इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे रुथेनियम 106 के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये रुथेनियम 106 है क्या। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ये देखो, एक आई कैंसर थेरेपी है। आइज़ में जो कैंसर हो जाता है ना, उसको हम लोग एक नाम से बुलाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूलर ट्यूमर। ठीक है, आई कैंसर थेरेपी को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? हम लोग आई में जब भी कैंसर हो जाता है तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं ऑक्यूलर ट्यूमर। तो इस ऑक्यूलर ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई में जो हेडक्वार्टर्ड है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क, उसने एक आई कैंसर थेरेपी डेवलप करी है। किस फॉर्म में? ये आई कैंसर जो होगा उसके लिए जो थेरेपी होगी, ये हमारे देश में बनी हुई ऐसी पहली एक प्लेक होगी, मतलब प्लेट या फिर एक फलक होगी जो आँख के ऊपर ऐसे लगाई जाएगी। ठीक है, जो कि बनी होगी रुथेनियम से। ठीक है, अभी हम बात करेंगे पूरा, आपको ये सबको समझ में आएगा कि इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये प्लेक का मतलब क्या होता है, ये रुथेनियम 106 एक्चुअल में है क्या। आपको बस इतना समझना है कि ये एक आई कैंसर थेरेपी है। स्पेशल नाम इसका रुथेनियम 106 प्लेक है, जिसको आइज़ में एक तरीके से प्लेट की तरह फिक्स करा जाएगा। पर्पस इसका सिंपल है। आई में जैसा कि मैंने आपको बताया जो कैंसर हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूलर ट्यूमर, उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, ऑक्यूलर ट्यूमर क्या, जैसे आप यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है आइज़ में, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूलर ट्यूमर। हम लोग सबसे पहले कुछ बात ऑक्यूलर ट्यूमर के बारे में ही कर लेते हैं, आइज़ में होने वाले कैंसर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑक्यूलर ट्यूमर बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? ये बेसिकली आइज़ में होने वाला एक कैंसर है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं ना आइज़ में, वो कलेक्ट होते रहते हैं, वो ग्रो होते रहते हैं, फिर वो एब्नॉर्मल तरीके से एकदम से बड़े सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं और मासेस यानी कि एक गांठ टाइप की बन जाती है आइज़ में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ऊपर, ये देखो एक गांठ टाइप की बन गई है इस पर्सन की आइज़ में। तो यहाँ पर ये जो सेल अगर आपको दिख रहे हैं तो ये ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, ये एबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और आइज़ में एक तरीके से क्या बन गया, इन सेल्स का मास बन गया, मतलब एक तरीके से एक गांठ सी बन गई है। इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्यूलर ट्यूमर। दो तरह के ट्रीटमेंट देखो अवेलेबल होते हैं जब पर्सन को ऑक्यूलर ट्यूमर हो जाए। सबसे पहले होता है पर्सन को रेडिएशन देना। जो रेडिएशन होती है वो दो तरीके से पर्सन को दी जा सकती है। एक या तो प्रोटॉन बीम रेडिएशन, दूसरा रेडिएशन प्लेक को आइज़ में प्लेस करना। ठीक है, ये एक तरीके से मतलब आप ये कह सकते हो कि कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इस लेडी को जैसे आइज़ में ये एक रेडिएशन एक गन की मदद से दी जा रही है और यहाँ पर कुछ रेडिएशन प्लेक इस लेडी की आइज़ में लगाई जाएगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स के बाद इसकी आइज़ में जो कैंसर होगा वो ठीक हो जाएगा। एक तो रेडिएशन हो गई जिसका नाम है प्रोटॉन बीम रेडिएशन, और रेडिएशन प्लेक मतलब रेडिएशन फलक को आइज़ में प्लेस करना। दूसरा हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह का कैंसर हो तो जो थेरेपी मोस्ट कॉमनली दी जाती है वो दी जाती है कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी दी जाएगी या फिर रेडिएशन दी जाएगी। ये दो कॉमन ट्रीटमेंट ऐसे हैं अवेलेबल जिसके लिए जो ऑक्यूलर ट्यूमर के लिए यूज़ करे जाते हैं, ऑक्यूलर ट्यूमर को आइज़ में होने वाले कैंसर को ठीक करने के लिए। मेन बात अब हम लोग करते हैं रुथेनियम 106 के बारे में। अभी तक हमने आइज़ में होने वाले कैंसर के बारे में बात करी है, तो अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, रुथेनियम 106, जो कि एक तरह की प्लेक है, फलक है। ये मतलब क्या होता है प्लेक या फिर फलक का, जो मैं बार बार आपसे बोलते जा रहा हूँ। ये एक तरीके से देखो आइज़ में इस तरीके से फिट होने वाला एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये एक ऐसा, आप इसको लेंस की तरह मान लो ये। ठीक है, और ये पर्सन की अगर मान लो ये जो आइज़ आपको दिख रही है, तो इसमें ये जो ये प्लेट है वो कुछ इस तरीके से ऐसे फिट करी जाएगी। ठीक है, आइज़ में, इसी को बोला जाता है प्लेक। यही होती है फलक जो आइज़ में फिट करी जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग रुथेनियम 106 के बारे में बात करें तो रुथेनियम 106 एक देखो रेयर हैवी
मेटल रुथेनियम जो होता है उसका रेडियो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब मैं रिपीट करता हूँ इस बात को। देखो, एक रेयर हैवी मेटल है रुथेनियम। इस हैवी मेटल रुथेनियम का रेडियो एक्टिव फॉर्म में जो चीज़ अवेलेबल है ना, उसका नाम है ये रुथेनियम 106। मतलब रुथेनियम 106 रुथेनियम मेटल का रेडियो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। एक बात आपको और जाननी है, ये जो हैवी मेटल होता है रुथेनियम, ये एक पर्टिकुलर मेटल की कैटेगरी से, ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटिनम ग्रुप के मेटल्स, ठीक है। अब प्लेटिनम ग्रुप के मेटल्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे आर सिमिलर टू द मेटल प्लेटिनियम, ठीक है। ये देखो, प्लेटिनम की तरह आपको ये दिख रहा है, तो ये प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल का पार्ट है रुथेनियम। रुथेनियम का रेडियो एक्टिव फॉर्म जो है वो होता है रुथेनियम 106। पर्पस, जैसा कि अभी इस आर्टिकल में हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आईज में होने वाले ओक्यूलर ट्यूमर या फिर आई कैंसर को ठीक करने के लिए रुथेनियम 106 का इस्तेमाल करा जाता है। ये मिलता कहाँ पर है, मतलब इसको ऑब्टेन कहाँ से करा जाता है? ये रुथेनियम 106 की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, कैसे होती है? तो देखो, आप जानते होंगे कि जो न्यूक्लियर पावर या फिर जो रिसर्च रिएक्टर होते हैं उसमें एक एलिमेंट यूज़ होता है। मतलब न्यूक्लियर पावर रिसर्च रिएक्टर्स, अगर आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को अगर चलाना है, वहाँ से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी अगर आपको प्रोड्यूस करनी है किसी भी फॉर्म में, तो आपको एक फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। वो फ्यूल होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है। उस न्यूक्लियर फ्यूल का नाम होता है, यहाँ पर देखो, यूरेनियम 235। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस चीज़ को, बहुत आराम से। यूरेनियम 235 एक ऐसा फ्यूल होता है जो कि एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है। ये न्यूक्लियर फ्यूल काम कहाँ पर आता है? ये काम आता है न्यूक्लियर पावर या फिर रिसर्च रिएक्टर्स को चलाने के लिए, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सके पीसफुल पर्पसेस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोडक्शन में, न्यूक्लियर एनर्जी को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो इस फ्यूल की आपको ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेनियम 235। तो क्या हम लोग ये बोलते हैं कि ये यूरेनियम 235 के फ्यूल में मिलता है रुथेनियम 106? नहीं। जो ये रुथेनियम 106 है, ये इस फ्यूल में डायरेक्ट तरीके से नहीं मिलता है। ये इस यूरेनियम 235, ये जो फ्यूल है, इसके स्पेंट फ्यूल में से मिलता है, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में से। अब बात आती है, ये स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता क्या है? देखो, रिसर्च रिएक्टर में आप सबसे पहले इस फ्यूल को यूज़ करोगे, यूरेनियम 235। जब न्यूक्लियर पावर या फिर रिसर्च रिएक्टर, आप जो मर्जी कह लो उसको, जब इसमें आपने इस फ्यूल को यूज़ करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, फिर जो एक तरीके से आप कह लो कि अब ये जब एक बारी, मतलब मान लो ये देखो, ये इसकी प्लेट होती है, जैसे आप यहाँ पर नज़र मारो, ये प्लेट है, इसी को फ्यूल मान लो आप। ये फ्यूल है, आपने ये न्यूक्लियर पावर या फिर रिसर्च रिएक्टर में ये फ्यूल यूज़ करा न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ये फ्यूल अनलिमिटेड तो नहीं है ना। कोई भी जो फ्यूल होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चल सकता है, ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसका सिर्फ वेस्ट मटेरियल जो है, एक तरीके से अगर आप ऐसा समझ लो, इसका एक वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, जो कि अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाने के लिए या फिर न्यूक्लियर पावर रिसर्च रिएक्टर्स को चलाने के लिए, अब ये वाला जो वेस्ट मटेरियल अब जो बन चुका है, अब ये यूज़ नहीं हो सकता। तो जो यूरेनियम 235A अब जो यूज़ एक बारी हो चुका है, अब वो जब वेस्ट मटेरियल बन गया, तो एक तरीके से आप ऐसा समझ जाओ, उस वेस्ट मटेरियल से निकला हुआ एक पार्ट होता है रुथेनियम 106, क्योंकि ये स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में से मिलता है। और स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल की डेफिनेशन अब आपको कोई दिक्कत नहीं दिलवाएगी। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब होता है फ्यूल, यहाँ पर देखो आप, फ्यूल विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल एंड इज़ रिमूव्ड। कहाँ से रिमूव्ड? यहाँ से, न्यूक्लियर पावर या फिर रिसर्च रिएक्टर से आपने इस यूरेनियम 235 को यूज़ करा था, लेकिन अब ये फ्यूल यूज़ में नहीं है, ठीक है, इट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। और इसको जो रिमूव कर लिया गया है एक तरीके से, वहाँ से बनता है, उस वेस्ट मटेरियल में से बनता है रुथेनियम 106। अब मैं आपको स्पेंट फ्यूल के बारे में कुछ 3-4 अच्छी बातें बताता हूँ। देखो, स्पेंट फ्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये एक न्यूक्लियर फ्यूल है,
यूरेनियम 235 अगर ये है और ये यूज़ हो चुका है, तो यूज़ होने के बाद न्यूक्लियर फ्यूल का नाम हो जाता है, जो यूज़ हो चुका है अब वो किसी काम का नहीं है, उसका नाम हो जाता है स्पेंट फ्यूल। ठीक है, स्पेंट फ्यूल एक ऐसे फ्यूल का नाम होता है जो कि नंबर 1 एक न्यूक्लियर पावर या फिर रिसर्च रिएक्टर में से रिमूव कर लिया गया है। रिमूव कैसे करा जाता है? एक प्रोसेस होता है इरेडिएशन, उसकी सहायता से। ये जो स्पेंट फ्यूल होता है ये मिक्सचर होता है, इसमें प्लूटोनियम भी होता है, इसमें यूरेनियम भी मिल सकता है आपको, और ये एक वेस्ट मटेरियल होता है एक तरीके से, क्योंकि वो यूज़ हो चुका है, अब उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव है, ख़तरनाक है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा, बहुत आसपास के एनवायरनमेंट में इससे एक तरीके से एक्सप्लोजन हो सकता है। अगर ये एयर के कांटेक्ट में या फिर किसी भी एलिमेंट्स के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं, अगर ये उसके कांटेक्ट में आ जाए, इट कैन बी वेरी एक्सप्लोसिव, और मतलब आसपास की बिल्डिंग या फिर कोई भी चीज़ इससे फट सकती है, इससे ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन हमें पता है अभी फ्यूल की तरह यूज़ नहीं हो सकता रिसर्च रिएक्टर में। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये जनरेट करता है और इसको केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। तो देखो, जब इसको केयरफुली मैनेज करना पड़ता है ना, और ये इतना गर्म है, इतना रेडियो एक्टिव है, तो इसको हम लोग ना पानी में रखते हैं ऐसे। ये ना एक तरीके से जो आपको इमेज दिख रही है, ये यूज़ हो चुका है, ये वाला जो फ्यूल है ये यूज़ हो चुका है, ये स्पेंट फ्यूल है। तो इसको देखो, हम एक तरीके से हम ऐसा एक स्विमिंग पूल सा बना देते हैं। मैं आपको देखो इसको जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखो, हम एक तरीके से ऐसा एक स्विमिंग पूल सा बना देते हैं। आपको नीचे दिख रहा होगा, इस पानी की गहराई में काफ़ी ज़्यादा अंदर जाकर ये जो प्लेट्स आपको दिख रही हैं, ये प्लेट्स ही हैं स्पेंट फ्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से पानी में अंडर वाटर इसको रखा जाता है, ताकि ये इतना गर्म है और एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव है, ताकि किसी भी तरह का कुछ विस्फोट वगैरह ना हो जाए, कुछ एक्सप्लोजन ना हो जाए, तो इस वजह से ये पानी के अंदर रखा जाता है। तो ये हमने बात करी स्पेंट फ्यूल के बारे में। तो क्या प्रोडक्शन हमें पता लग गई है? क्या हमें ये पता लग गया है कि रुथेनियम 106 प्रोड्यूस कैसे होता है? तो हमें अभी तक इतना पता लग गया है कि रुथेनियम 106 जो है वो एक फ्यूल जो कि रिसर्च रिएक्टर्स में यूज़ होता है, यूरेनियम 235, उसके स्पेंट फ्यूल से, जो कि फ्यूल यूरेनियम 235 जो ऑलरेडी किसी रिसर्च रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज़ हो चुका है, उसके वेस्ट मटेरियल से, जिसको हम लोग स्पेंट फ्यूल कहते हैं, उससे बनता है। अभी तक हमने इतना जान लिया। लेकिन क्या उसी से बनता है? और भी तो कुछ प्रोसेस होता होगा ना, कि मतलब जस्ट मैंने वो प्लेट निकाली, मतलब ये स्विमिंग पूल के अंदर से मैंने प्लेट निकाली, तो क्या इससे मेरा रुथेनियम 106 ये जो आइस पे लगाने वाला एक प्लेट है, एक जो फलक है, क्या इससे क्रिएट हो जाएगी? ऐसे नहीं होती है। तो देखो, ये जो स्पेंट फ्यूल होता है ना, ये कुछ इस तरीके से बन जाता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये यूरेनियम 235 का स्पेंट फ्यूल है पाउडर फॉर्म में। इसमें फिर करा क्या जाता है, इसमें एक ना ये फिशन और स्प्लिटिंग करवाई, फिशन कह लो या फिर स्प्लिटिंग कह लो, एक ही बात है। यूरेनियम 235 में जो पार्टिकल्स मिलते हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है। कैसे? आप यहाँ पर देखो, ये इन पार्टिकल्स की स्प्लिटिंग के प्रोसेस से इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स, उनके स्प्लिट जब ये होते हैं, यूरेनियम 235 के पार्टिकल्स, उनके फिशन से, फिशन रिएक्शन से ये रुथेनियम 106 की प्लेट या फिर फलक बनती है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यूरेनियम 235 के बारे में एक लाइन लिखी हुई है। ये एक ऐसे तरीके का यूरेनियम होता है जो कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स में यूज़ करा जाता है। ठीक है, इसके यूज़ क्या होते हैं, और आप इसको ये जो यूरेनियम 235 है, आप इसको कहाँ और ये यूज़ हो सकता है? तो इट इज़ यूज्ड इन मेडिसन। किसके लिए? कैंसर रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज़ होता है, स्पेशली जो आइज़ में ट्यूमर हो गए होते हैं, जैसा अभी हमने देखा, ये यूज़ हो रहा है रुथेनियम 106 में, जो कि एक तरीके से आई कैंसर ट्रीटमेंट है। दूसरा, स्किन में जो ट्यूमर हो जाते हैं उसके लिए यूज़ होता है ये। उसके अलावा ये यूज़ होता है एक बहुत ही स्पेशल चीज़ में, इसको याद रखना, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में ये यूज़ होता है, यूरेनियम 235। ठीक है, ये जो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ये तो इतना लंबा चौड़ा ये जो नाम है, ये कौन से जनरेटर्स होते हैं? ये देखो, ये वो जनरेटर्स होते हैं जो सैटेलाइट को
पावर देने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ इस तरीके से दिखते हैं जनरेटर। आप यहाँ पर देखो, ये जो जनरेटर हैं यही है रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। सैटेलाइट को पावर देने के लिए, सैटेलाइट को चार्ज करने के लिए ये जनरेटर्स यूज़ होते हैं। इन जनरेटर्स में यूरेनियम 235 यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो रुथेनियम 106 जो था, इसको डेवलप किसने करा था? इसको डेवलप करा था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, है ना। तो हम थोड़ा सा बार्क के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इंडिया की चीफ न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है। 1954 में इसे फाउंड करा गया था। हेड क्वार्टर इसका मुंबई के अंडर है, मुंबई में है। ये किसके अंडर आता है? इसको एडमिनिस्टर करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। वैसे तो बड़े सारे फंक्शंस हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, लेकिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मेन फंक्शन है कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ हो। वर्ड पे ध्यान देना आप, पीसफुल, कि न्यूक्लियर एनर्जी वैसे तो बड़ी एक्सप्लोसिव हो सकती है। ब्लिंक ऑफ आई में एक पूरा का पूरा शहर, बिल्डिंग उड़ सकता है, हिरोशिमा नागासाकी जैसा इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मेन मकसद, कोर मैंडेट ये है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल तरीके से यूज़ हो सके, कैसे पीसफुल एप्लीकेशन हो सके न्यूक्लियर एनर्जी की, मेनली पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ये मेन मकसद है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, कोर मैंडेट है ये। कुछ और वर्क एंड फंक्शंस की बात करते हैं बार्क के बारे में। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है, मतलब बड़ी सारी रिसर्चेस और अलग अलग साइंटिफिक स्टडी, अलग अलग डिसिप्लिन से यहाँ पर कंडक्ट करी जाती है इस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। इसके बड़े सारे फंक्शंस हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शंस से परफॉर्म होते हैं यहाँ पर। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सटेंसिवली फोकस करना ताकि एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट हमारे देश में हो सके। अगेन वही पर्पस वही है, न्यूक्लियर एनर्जी का किस तरीके से पीसफुल यूज़ हो पावर जनरेशन के लिए, तो उसके लिए एक्सटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट करना। इसके जो वर्क एंड फंक्शंस हैं उसमें बड़ी सारी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ कवर होती हैं, जैसे न्यूक्लियर साइंस हो गया, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग हो गया और उससे रिलेटेड एरियाज़। बार्क न्यूक्लियर पावर जनरेशन की फील्ड में हर एक तरह की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनका डिज़ाइन थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, इसको डिसाइड करना, कंप्यूटर में उनकी मॉडलिंग करना, और एक तरीके से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से पता लगाना कि अगर ये रिसर्च फैसिलिटी बन जाएगी या फिर कोई भी जो रिसर्च होने जा रही है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इसका रिस्क क्या होगा, कुछ खतरा तो नहीं है कहीं से। और नए जो भी रिएक्टर फ्यूल होते हैं या उनमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसको डेवलप करना और उसकी टाइम टू टाइम टेस्टिंग करना सेफ तरीके से, ताकि आसपास के रहने वाले जो भी विलेजेस या जो सिटीज़ हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इन सारे न्यूक्लियर पावर जनरेशन की फैसिलिटी और उनकी एक्टिविटीज़ को हमारे देश में रेगुलेट करता है। इसका रिसर्च फोकस एरियाज़ किस किस चीज़ पर है? जो स्पेंट फ्यूल जो होता है, जो कि एक तरीके से वेस्ट मटेरियल होता है, उसकी प्रोसेसिंग करना, कि जैसे अभी हमने देखा था कि प्रोसेसिंग किस फॉर्म में, जैसा अभी हमने देखा था स्विमिंग पूल्स में जो रिसर्च रिएक्टर्स को रखा जाता है और उनको बाहर ना निकालना ताकि वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं और बहुत गर्मी होती है उनमें, तो वो रिएक्ट ना कर जाएँ, कोई बिल्डिंग वगैरह ब्लास्ट ना हो जाए या फिर आसपास के लोगों को नुकसान ना हो उससे। न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसका सेफ डिस्पोजल करना, कि कैसे उसको कहाँ पर रखना है, किस तरीके से डिस्पोज करना है उस वेस्ट को, और जो भी न्यूक्लियर एनर्जी के जो आइसोटोप्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन क्या हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स का ये मतलब है न्यूक्लियर एनर्जी का किस तरीके से यूज़ हो सकता है वेरियस एरियाज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, ताकि एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक रेवोल्यूशन आ पाए और साइंटिफिक एडवांसमेंट हो सके सोसाइटी की। दूसरा, जैसा कि हमने डिस्कस करा, ये देश में बड़े सारे रिसर्च रिएक्टर्स को ऑपरेट करने का काम करता है। तो ये सारे हमने फंक्शन डिस्कस करे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, और इसी के साथ हमारा आर्टिकल वाइंड अप होता है जो था रुथेनियम 106 के बारे में। आई होप आपको ये साइंटिफिक टेक्निकल आर्टिकल के बारे में क्लैरिटी आराम से मिली होगी।
तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में।